May I come in, sir? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए अंजू। थैंक यू सर। अंजू, आप मास्क के साथ बात करेंगी, मास्क हटाकर? सर जैसे आपको उचित लगे। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे हटा लीजिए। परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम अंजू अग्रवाल है। मैं अलवर ज़िले में खेड़ली कस्बे की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भी अपने खेड़ली से ही की है। इसके पश्चात मैंने BSTC कोर्स किया हुआ है अपने खेड़ली से ही। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट किया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सहजपुरा में अध्यापिका हूँ और मुझे कविता लिखना अच्छा लगता है। कब से हैं आप अध्यापिका? सर 2012 से। 2012 से। अच्छा, जो महिला शिक्षक हैं और जो पुरुष शिक्षक हैं, उनमें ये अध्यापक और अध्यापिका कहना उचित है या समता के सिद्धांत का उल्लंघन है? सर वैसे तो पद का कोई जेंडर नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहना गलत नहीं है। इससे कहीं समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता, एक पहचान हो जाती है। हम किसी को संबोधित करते हैं तो अध्यापिका से पता लग जाता है कि वो महिला है, ठीक है। अध्यापक से पुरुष। ठीक है। आपने MA किया है पॉलिटिकल साइंस और जी IR। सर, जी ये बताएं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? जी सर, न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित किया गया एक बैंक है, जिसमें सभी सदस्य देश एक कंट्रीब्यूशन करेंगे समान रूप से, और यदि कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो लोन ले सकते हैं। ये IMF और WB जैसी संस्थाओं के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो KV कामत जी हैं भारत से। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने परिचय में लिखा है खुद कि वो विश्व बैंक के विकल्प नहीं है, उनके पूरक है। अर्थात जिन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक पैसे नहीं दे पाता है, पैसे की सीमा के चलते, उन परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराते हैं या तकनीकी सहायता देते हैं। तो क्या उनको विकल्प कहना और यह जाहिर करना कि दोनों में एक संघर्ष की स्थिति है, यह न्यायोचित है कि पूरक मानना बेहतर है? सर संघर्ष की स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो हमारे जो ये 5 देश हैं, उन सभी की जो भी आर्थिक ज़रूरतें हैं वो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से पूरी हो जाएंगी। तो मुझे तो पूरक कहना ज़्यादा उचित लगता है। अच्छा, ये बताएं कि FTA क्या होता है और ये सबसे पहले कब अस्तित्व में आया? सर FTA सर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जो कि 2 देशों के मध्य मुक्त व्यापार को प्रमोट करता है, जिसमें ड्यूटीज़ थोड़ी कम हो जाती हैं, टैक्सेशन थोड़ा कम हो जाता है, तो निर्बाध वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात होता है। सर सभी देशों के साथ अलग-अलग होता है। सबसे तो पहले कब देखा गया? सर माफ़ी चाहूँगी, मुझे जानकारी नहीं है कि सबसे पहले कहाँ हो। साफ्टा क्या है और वो कब अपनाया गया? जी सर, ये साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि सार्क देशों के द्वारा किया गया है। कब किया सर गया? मुझे डेट याद नहीं है। डेट उसका भी याद नहीं है। जी अलवर ज़िले में लिंग अनुपात बाकी ज़िलों से कम दिखता है, ऐसा है क्या? जी सर, अलवर ज़िले में जो लिंगानुपात है वो 895 है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि बाकी ज़िलों से बहुत ज़्यादा कम है, एक औसत दर्जे में आता है। लेकिन इसके भी राजस्थान का कितना है? सर राजस्थान का मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ 933 है वर्तमान में। तो उससे तो कम है। हाँ सर। क्यों? सर यहाँ पे जो सभी जगह सर लिंगानुपात के लिए एक तरीके से जागरूकता, जहाँ वो पुरुष प्रधान समाज की महत्वता या बेटे को बेटी के ऊपर प्राथमिकता देना, इस तरीके की। अलवर औद्योगिक रूप से एक विकसित जिला है, जी जबकि प्रतापगढ़ या डूंगरपुर जिला पिछड़े हुए हैं। जी उन जिलों में जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लिंगानुपात काफ़ी ऊपर है, और जो अमीर और संपन्न जिले हैं वहाँ लिंगानुपात कम है। तो क्या हम ये माने कि जैसे जैसे संपन्नता बढ़ेगी वैसे वैसे लिंगानुपात गिरता रहेगा? सर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जैसे एजुकेशन बढ़ती है और टेक्निक तक हमारी पहुंच होती है, तो हम लिंग परीक्षण करवा लेते हैं या DNC वगैरह इस तरीके के कामों को प्रमोट करते हैं।
बाकी सर जो अन्य ज़िले हैं, निश्चित रूप से जनजातियों में इस तरीके की वो नहीं है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो आप कह रहे हो, तो वहाँ जनजातीय है, तो लिंगानुपात बेटर मिलता है बजाय अलवर के। ठीक है जी। अंजू, एक कॉमन बात देखिए कि किंडरगार्टन जो क्लासेस होती हैं, जी। इनमें अक्सर महिलाओं को ही नियुक्ति दी जाती है। जी। इसका कोई विशेष कारण? जी। सर एक तो जो गर्ल्स होती हैं उनको एक सॉफ्ट नेचर का माना जाता है। दूसरा घरेलू कार्यों में निपुण होती हैं और एक माँ का रोल भी प्ले करती हैं, तो वो बच्चों को अच्छे से हैंडल कर लेती हैं बजाय पुरुषों के। क्योंकि एक यानी विद्यार्थियों को एक अध्यापिका के द्वारा माँ का प्यार भी दिया जाना चाहिए। जी। अगर वो माँ का प्यार देंगी तो फिर पढ़ा कैसे पाएंगी? जैसे एक डॉक्टर किसी का संबंधी नहीं होता जब वो सर्जरी कर रहा होता है, उसी प्रकार से ये भी एक रिश्ता है कि माँ अध्यापिका को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से मतलब ये नहीं है कि आप उनको क्लास एज ही लगाओ। जो महिला अध्यापिकाएं होती हैं वो खेल खेल में भी उनको सिखा देती हैं, तो एक जो टीचर और स्टूडेंट के मध्य की जो दूरी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो अच्छा। उनको ऐसा घर का सा वातावरण। अंजू, ये बताइए कि पीएच क्या होता है? सॉरी सर। पीएच? पीएच सर, पीएच एक मानक होता है साइंस से, यदि आप पूछ रहे हो। हाँ हाँ, मैं साइंस से पूछ जी रहा हूँ। सर, जिसका जो एक मान होता है जो कि अम्ल और क्षार या किसी भी कोई भी द्रव है तो उसकी अम्लीयता या क्षारीयता को अगर प्रदर्शित करता है। पीएच अगर एक खाली मान है तो या तो वो अम्ल हो सकता है या क्षार हो सकता है, या पीएच एक स्केल है? सर ये स्केल है जो कि यदि 7 से कम होता है तो अम्लीयता बताई जाती है, 7 से अधिक होता है तो क्षार। तो आप प्रतिदिन घर में छाछ या दही का उपयोग करते हैं, तो बताइए उसमें कौन सा अम्ल है? सर दूध से तो मुझे पता है लैक्टिक एसिड होता है उसमें। दूध में लैक्टिक एसिड होता है। अगर दूध में लैक्टिक एसिड होता है तो उसकी चाय कैसे बन सकती है? लेकिन सर वो इतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी नहीं होती कि वो। चलिए, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? सर विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए शायद विशिष्ट ऊष्मा। जी। ओके। फीमेल हार्मोन्स कौन कौन से हैं? जी सर, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। इनकी क्या विशेषता है? सर इनकी अधिकता होने से जो युवावस्था के लक्षण है वो प्रकट होने लगते हैं। अधिकता होने से। अच्छा, कविता क्या है? आपने अपने हॉबी में कविता लेखन लिखा है। जी। कविता क्या होती है? सर कविता अपने मन के जो भी भाव होते हैं उनको व्यक्त करने का माध्यम है। यह गद्य में भी हो सकता है और पद्य में भी हो सकती है। तो फिर कविता में ही क्यों करते हैं अपने मन के भाव? हम किसी डायरी को लिख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जी सर, कविता का एक तो ये होता है कि इसमें काफिया मिलान होता है, तो इसको गीत में लयबद्ध भी किया जा सकता है और थोड़ा रोचक भी लगता है। लास्ट कविता आपने कौन सी लिखी? सर मैंने लास्ट कविता कोरोना के ऊपर लिखी थी। क्या लिखी थी? 2 लाइन बताइए। सर मैंने लिखी थी एक आशावादी नजरिए से, ये दौर भी गुजर जाएगा, महामारी से क्लांत भूख की बिलखती सी इन गलियों में, मस्ती का स्वर भी गुनगुनाएगा। अकबर ने बीरबल से कहा था कि मुझे एक ऐसी लाइन बताओ जो सुख और दुख दोनों में समानता रखती हो। आपकी कविता से मिलती जुलती है, क्या थी वो? सर वैसे तो स्थित प्रज्ञ बोलते हैं व्यक्ति को, यदि ये वक्त गुजर जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है? सर एक आशावादी नजरिए से कि हमें इतना ज़्यादा निराशा में नहीं। चलिए मुझे बताइए, घर्षण एक आवश्यक बुराई है, क्या आप इससे सहमत हैं? घर्षण, फ्रिक्शन, जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक आवश्यक बुराई है, क्या आप इससे सहमत हैं? जी। कैसे? सर हालांकि घर्षण होने से थोड़ी सी एक नकारात्मकता सी आती है, बाकी हमारे दैनिक जीवन में सभी वस्तुओं के लिए घर्षण कहाँ होता है? सर जैसे मैं चल के आई हूँ तो वो भी घर्षण है। अच्छा, कहाँ लगा घर्षण? वहाँ सर मेरे पैर और जमीन के बीच में। जमीन के बीच में। द्रवों में भी घर्षण होता है? सॉरी सर, नो आइडिया। गैसों में? नो आइडिया सर। अच्छा, बड़ी चट्टानों में घर्षण होता है या छोटे छोटे पत्थरों में घर्षण होता है? सर मेरे हिसाब से सब में होता है। सब में होता किसी में कम, किसी में ज़्यादा। किसी में ज़्यादा। चलिए बताइए कि आपकी आवाज़ जैसी मीठी चीज़ अलवर में क्या मिलती है? सर कलाकंद। कलाकंद मिलती है। चलिए सर प्लीज़। अंजू जी, जी सर। अलवर में एक मेव आंदोलन हुआ था जी। इसका रीज़न क्या था?
सर वैसे तो एक कृषक आंदोलन ही था, लेकिन ये मेव जाति में फैला था। मेव जाति मेव जाति के मुसलमानों ने किया था। मेव जाति के मुसलमानों ने किया जी। था। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय अलवर चर्चा में आ गया। कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी को अलवर रियासत के द्वारा शरण दी गई थी जी। और इसी वजह से भारत सरकार ने अलवर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। क्या इस समय आप मानती हैं कि शासक का हस्तक्षेप था या नहीं? सर ऐसा माना जाता है कि जो अलवर के राजा थे तेज सिंह, तो उनका जो निवास स्थल था वहाँ पर नाथूराम गोडसे गांधी जी की हत्या करने से पहले होकर आए थे। तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र में हाथ था। कहीं ना बाकी कहीं सर इसके कोई पुख्ता सबूत लेकिन बाद में तो शायद क्लीन चिट दे दी गई थी। जी तो बस सिर्फ इसी आधार पर शंका की दृष्टि से देखा जी, गया जी, था। सर। ठीक है, ये नीमूचाणा हत्याकांड क्या है? जी सर, ये नीमूचाणा एक जगह है अलवर में। इसमें 14 मई 1955 को जो 1955 को। जी सॉरी 1925 ठीक है। 25 को जो अलवर के राजा जयसिंह थे, तो उन्होंने क्या किया, लगानों में वृद्धि कर दी थी। तो नीमूचाणा में किसानों के द्वारा ठीक है, जी, एक इजारा पद्धति चल रही थी अलवर में, जी ये क्या था? सर इजारा एक ठेका पद्धति होती है, जिसमें ठेके पर जमीन को दे दिया जाता था, उसकी उपज का उसी हिसाब से लिया जाता ठीक है, आजकल अलवर महिलाओं के खिलाफ किए जाने वाले कुछ अपराधों के लिए विशेष रूप से जाना जा रहा है। जी लगातार चर्चा में, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा। तो ये जो यौन शोषण हो रहा है किशोरियों का, उसके लिए कोई अभियान चलाया जा रहा है? यदि हाँ तो उसका क्या नाम है? जी सर आवाज अभियान। फिर ये यूनाइट अभियान क्या है? सर मैंने आवाज पढ़ा है। अच्छा, ये जो अभी आवाज का आगाज कहते हैं। आवाज का आगाज कह रहे हैं। ठीक, अभी जो ये घटना घट रही थी अलवर में लगातार कुछ दिनों, आपने देखा भी था, उसके लिए सरकार ने कोई त्वरित फैसले लिए? सर चलिए वैसे छोड़िए, आप अलवर में एक महिला होने के नाते खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? जी सर। क्योंकि कई घटनाएं तो बिल्कुल दिन दहाड़े हुई थी। जी सर बिल्कुल हुई है। तो इसमें मतलब प्रशासन को हम दोषी मान सकते हैं? नहीं सर, प्रशासन की ओर से उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं और इसी वजह से अलवर में 2 पुलिस जिला भी क्या बनाए गए हैं। आपके होते हुए अगर इस प्रकार की घटनाएं होती तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होती? जी उसके लिए आपने क्या कदम उठाने की सोची? सर, जिस तरीके से जैसे अभी अभियान चलाया जा रहा है, इसी तरीके से एक तो जागरूकता अभियान चलाया जाए, दूसरा सेल्फ डिफेंस को प्रमोट किया जाए। ठीक है, विद्यालय। अलवर में एक होप सर्कस है, जी ये क्या है? सर, होप सर्कस जो महाराजा लिनलिथगो थे, उनकी पुत्री, महाराजा थे लिनलिथगो? सॉरी लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, उनकी पुत्री होप थी, वो अलवर में आई थी, तो उनकी याद में होप सर्कस। उनकी याद में बनाया गया था। एक मैं अली बख्शी ख्याल देखता हूँ अलवर में, जी सर। ये क्या है? सर एक अली बख्शी ख्याल है जो कि राव अली बख्श ने शुरू किया था। ख्याल क्या होता है? सर ख्याल एक नाट्य की एक विधा होती है जिसमें पौराणिक, ऐतिहासिक। अच्छा ठीक है, अलवर में माता जी के मंदिर को लेकर भी 2 संप्रदाय के लोग लड़ रहे हैं। जी नारायणी माता में मीणा जाति कहते हैं कि नहीं हमारी है, नाई जाति कहते हैं कि आप हमारे। मान लीजिए आप एक जज की भूमिका में हैं, तो आपका निर्णय क्या होगा, किसकी माता होंगी वो? सर मेरा ऐसा मानना है कि देवी देवता किसी संप्रदाय विशेष से नहीं होते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक मानती हूँ मैं उनको, कि वो कुलदेवी किसी और की है और पुजारी कोई और है। नहीं, वो तो एक कहानी है, पूरी स्टोरी जी, आपने भी सुनी होगी, माता जी जा रही थी वो उस हिसाब से। जी लेकिन क्या ये सही है? ऐसा नहीं लगता किसी दिन कोई बड़ी घटना घट सकती है इस मुद्दे को लेके? जी नहीं सर, इसको थोड़ा सा यदि पॉजिटिव वे में प्रचारित किया जाए कि आप सभी की है, या थोड़ा सा वहाँ के लोगों को समझाइश की जाए। अच्छा, अभी वर्तमान में राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? सर मुझे जहाँ तक ज्ञान है माननीय मुख्यमंत्री जी के माननीय पास ही। मुख्यमंत्री जी हैं। ठीक, इंदिरा रसोई योजना क्या है? जी सर, इंदिरा रसोई योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? जी सर, इसका उद्देश्य है गरीबों और जरूरतमंदों को बहुत ही कम कीमत पर पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना। कोई भूखा ना सोए। जी सर प्लीज। टैगलाइन। अंजू, जी भारत में आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक या विचारक कम हुए हैं, ख़ासतौर पे आज़ादी के बाद। लोग कहते हैं कि इसके लिए प्राथमिक शिक्षा दोषी है। आपका क्या मत है?
सर बेसिकली ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि प्राचीन काल में हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हुए हैं। प्राथमिक शिक्षा को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं नवाचारों की जो आवश्यकता, जो कि अभी हमारी नई शिक्षा नीति में भी की गई है, वो हम कर सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में ऐसे क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है ताकि विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और आविष्कार की प्रवृत्ति बढ़े? जी सर, जैसे अभी मैं नई शिक्षा नीति का उदाहरण देना चाहूँगी कि इसमें जो हमारी फाउंडेशनल एज है, उसमें बच्चों को बिल्कुल भी ऐसे सैद्धांतिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी, जिससे बच्चा स्वतंत्र रूप से सोच सके। फिर 6 to 8 में जैसे ही बच्चा आएगा, उसको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रमोट किया जाएगा। अभी सिलेबस में भी चेंज की बात हो रही है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? जी सर, किसी भी विषय पर अपने सकारात्मक नकारात्मक जैसे भी विचार हो, उनको स्वतंत्र रूप से अपनाना, जिससे ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे और आप उस विषय में क्या सोचते हो, तो आपका दृष्टिकोण भी थोड़ा डेवलप हो सके। तो जरा क्रिटिकल थिंकिंग से ये बताइए कि अकबर के प्रति मान सिंह का जो नीतिगत रवैया था और महाराणा प्रताप का जो नीतिगत रवैया था, उसमें से कौन सा रवैया सही था? जी सर, स्वाभिमान और देशभक्ति की बात की जाए तो निश्चित रूप से हम महाराणा प्रताप जी को आगे रखते हैं कि उन्होंने अंतिम समय तक स्वाभिमान के लिए और अपनी देशभक्ति या हमारी जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी। और सर महाराजा मान सिंह का हो सकता है उनका इस तरीके से रुझान हो, या सर मेरा हिसाब से ये व्यक्तिगत सोच पे थोड़ा डिपेंड करेगा। तो कोई ना कोई एक सही था, कोई ना कोई एक गलत था। तो क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले तो साफ साफ बोलते हैं ना कि हाँ ये काला है, ये सफ़ेद है। जी सर, मैं पैरामीटर्स के हिसाब से ही बताऊंगी। तो उस पैरामीटर्स के, जैसे मैं स्वाभिमान और देशभक्ति की बात करूँ तो मैं महाराणा प्रताप जी को ही आगे रखना चाहूँगी। अच्छा, मतलब ईमान की बात नहीं कहेंगे। आप क्यों नहीं कहते हैं कि मान सिंह की नीति गलत थी? शायद बच्चों में यही साफगोई, स्पष्टता की कमी है। जी शायद इसलिए वो आविष्कार नहीं कर पाते। ठीक है, ये बताइए कि संविधान का कौन सा भाग ऐसा है जो लोगों में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है? सर, मूल कर्तव्य। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये तो 1978 में या 76 में आया? कब आया? 1976। तो उसके पहले का जो संविधान था, क्या उसमें मुक्त चिंतन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाला कोई प्रावधान नहीं था? सर, मैं आर्टिकल 19 को रखूंगी, जिसमें वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। यदि किसी विषय वस्तु पर आपका नकारात्मक रवैया है या विचार है तो आप व्यक्त कर सकते हो। चिंतन को ही केंद्र में रखते हुए, खासतौर पर मुक्त चिंतन को, ये बताइए कि अनुच्छेद 19 की सीमाएं क्या क्या हैं जी, जो चिंतन के दायरे को सीमित कर सकती है? जी सर, एक तो सार्वजनिक रूप से देश की एकता अखंडता को थोड़ा ध्यान में रखा जाए। आप ऐसा कोई कार्य ना करें, या अपने अभिव्यक्ति के नाम पर ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे देश की एकता और अखंडता खतरे में आ जाए। और सुरक्षा। सब। क्या नैतिकता और गरिमा वाले मानक भी इस पे लागू होते हैं? जी सर, आपका चिंतन ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामाजिक नैतिकता का उल्लंघन करे? जी सर, हमें इसके साथ अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरे के अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन जब चिंतक नैतिकता के मानकों के दायरे में बंध कर चिंतन करेगा तो फिर वो आविष्कार तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारे आविष्कार प्रथमतः अनैतिक ही होते हैं। सर, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि सारे आविष्कार। गैलीलियो का जो आविष्कार था जी, उसको तो समकालीन लोगों ने अनैतिक ही माना था, क्योंकि उस वक्त के मानकों का उल्लंघन करता था वो। जी तो क्या आपको लगता है कि चिंतन के स्वतंत्रता पर नैतिकता की सीमा नहीं लगनी चाहिए? सर, मेरे हिसाब से नैतिकता की सीमा उद्दंडता को रोकने के लिए या स्वच्छंदता को रोकने के लिए है, ना कि चिंतन को रोकने के लिए। ठीक है अंजू, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। अंजू, ये इंटरव्यू स्तर पे पहुंचने का आपका पहला अवसर है? मतलब इंटरव्यू पहली बार देने जा रही हैं? सर, मैंने लास्ट टाइम भी दिया था इंटरव्यू। कितने देर चला था? सर, मेरा लगभग 20 मिनट। और कितने अंक आए? 72। अच्छे अंक आए। कहाँ रुक गया रिजल्ट? सर, मेंस में नंबर कम रह गए। ओके, इस बार आशा है बेहतर हो गए? सर, अभी तो पता लगेगा। अच्छा, मेंस तो अच्छे हुए हैं। अच्छा, पेपर अच्छे हुए हैं।
ठीक है, यहाँ देखिए आपका परफॉर्मेंस हमें भी आकर्षक और प्रभावशाली लगा, इसलिए लग रहा है कि इंटरव्यू में नंबर आपके अच्छे आएंगे। लेकिन उस 72 को अगर आप 85 से 90 के रेंज में ले जाना चाहती हैं तो हमारा भी टारगेट वही है कि कैसे आपका इम्प्रूवमेंट हो। तो एक दो बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी बातें जो हैं उसको मेंटेन रखना है। अच्छी बातें ये हैं कि आप लगभग सभी विषयों पर बोल रही हैं, अपने आप को व्यक्त कर रही हैं। इसका मतलब कि आपके चिंतन और अभिव्यक्ति के जो सामर्थ्य है वो खुल गई है। झिझक और हिचक इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो वो अच्छी चीज़ है, वो होनी चाहिए। ये आपके एक स्ट्रेंथ है, फ्लो है, आपके बातचीत करने के अंदाज में प्रवाहमयी तरीके से आप चिंतन करके बोल रही हैं, ये स्ट्रेंथ है। प्रवेश से संबंधित और बैठने से संबंधित जो शिष्टा संबंधित जो मानक है, आने से पहले अनुमति लिया, अभिवादन किया, अनुमति मिलने के बाद बैठे, ये सब अपनी अच्छी है। पोस्चर आपका, बैठने की जो भंगिमा है वो सही है। फेशियल एक्सप्रेशन भी ठीक है, मतलब भाव भी अच्छे हैं कि आप दिलचस्पी लेकर इंटरव्यू में शरीक होती हुई नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है। तो सुधार ये करना है कि लगभग सभी सवालों का आपने जवाब दिया, प्रयास किया, और कुछ जवाब गलत निकल गए, विशेषकर साइंस वाले सवाल। तो यहाँ पर ये लेना है कि चूँकि साइंस आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है, आपने 12th के बाद शायद साइंस नहीं पढ़ा है, 10th के बाद ही 10th के बाद नहीं पढ़ा है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, वो आपका किला नहीं है मजबूत। तो उस इलाके में जब आप पहुँचे तो सॉरी बोलने की कोशिश करें, मतलब तलाश में रहें कि साइंस वाला जब डोमेन आएगा तो जब तक मतलब मेरे को यकीन नहीं होगा तब तक जवाब नहीं दोगे। पक्का जवाब नहीं है तब तक देना नहीं है, आपूर्ति नहीं करनी है, बोल देना है कि मेरे को ये नहीं आता है, क्षमा करें। या अगर आपको लगता है कि मुझे आता तो है लेकिन वो दूर की आवाज़ लग रहा है, भूतकाल की कोई आवाज़ आ रही है, तो अनुमान हो गया, तो अनुमति ले लें कि क्या मैं इस पर अनुमान लगा सकते। हाँ, अनुमान लगा सकती हूँ। तो एक ये पहलू है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आपके बोलने की गति है, स्पीड है, वो थोड़ी सी अगर कम हो सके तो वो और अधिक गरिमापूर्ण लगने लगेगी। अभी भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कोई सर मेरे साथ ये बाय बर्थ है, मैं बहुत स्पीडली बोलती हूँ, अब तो मैंने बहुत कम कर दिया है। अच्छा, सर इसके लिए सुधार के लिए भी काफ़ी कोशिश कर ली बट नहीं हो पा रहा। ठीक है। फ़ोन पे भी मैं इतने, मतलब कोई मुझसे फर्स्ट टाइम मिलेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा, बहुत स्पीडली बोलती हूँ। अब तो मैंने बहुत कम कर लिया है, अब हो नहीं पा रही, मैं खुद चाहती हूँ, मुझे पता है ये कमी मेरे अंदर है। तो थोड़ा सा अभिनय करिए कि मैं सोच रही हूँ, अपने दिल से कहिए कि मेरे को कुछ कुछ विषयों पर 5 सेकंड सोच कर बोलना है, 10 सेकंड सोच के बोलना है, ठीक है। और कुछ संवेदनशील विषय होते हैं जिसमें कि आपको वो जो IR पढ़ा है, डिप्लोमेसी, उस कौशल का इस्तेमाल करना है। राणा प्रताप और मानसिंह जैसे प्रश्न हैं, इसमें अगर आपके उत्तर का रुख थोड़ा सा राणा प्रताप के प्रति झुक गया तो काउंटर क्वेश्चन पूछेगा, इसका मतलब आप मानसिंह को गलत मान रही हैं। अगर आपका झुकाव मानसिंह की तरफ हो गया तो आपके राष्ट्र प्रेम और इस सब पे प्रश्न उठेंगे। तो इसमें बड़े डिप्लोमेटिकली सवाल का जवाब बुनना है, और जवाब देते समय भाव प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जैसे जवाब देते समय आप के चेहरे पर एक रहस्यमयी कुटिल मुस्कान सी आई, ठीक। बोर्ड के सदस्यों को लगेगा कि आपके मन में कोई दूसरी बात चल रही है, तो वहाँ पर थोड़ी सी संजीदगी, संवेदनशीलता दिखानी है। सर जैसे हमारी नज़र में कोई और सही है तो हम बोर्ड को कैसे संतुष्ट करेंगे, जैसे इसी में ही प्रताप और मानसिंह में? देखिए, आपको कल को प्रशासक बनना है, जैसा कि कहा गया कि किसी एक देवी माता को एक संप्रदाय अपना समझता है, दूसरा अपना समझता है। अब ऐसे में आप सद्भाव जागरूकता के माध्यम से क्रिएट करेंगी, कुछ इस तरह की बातें करेंगी ताकि तटस्थता साबित हो। तो सबसे पहले तो आपको तटस्थ रहना है, तभी आप दोनों को सामंजस्य बिठा पाएंगे। इस विषय पर भी आपको व्यक्तिगत रूप से तटस्थ रहना है, आपको ये समझना है। एक उत्तर जो सर कह रहे हैं, चूँकि इतिहास के, तो ये
उनकी राय ये है कि आप ये जाहिर करें कि राणा प्रताप अपने पुरखों की नीति को आगे रखे हुए थे। क्योंकि राणा सांगा के ज़माने से मुगलों से प्रतिरोध चल रहा था, तो वो चित्तौड़ की जो दीर्घकालिक नीति थी उसी नीति को आगे लेके चल रहे थे, और मान सिंह के पूर्वज मुगलों के साथ चल रहे थे। परिस्थितियों के अनुसार जो उनको उचित लगा उन्होंने वो निर्णय लिया। अगर आप देखें तो शिवाजी मुगलों के खिलाफ नहीं थे, शिवाजी मुगलों की नीतियों के खिलाफ थे। क्योंकि शिवाजी की अगर सेना में मुगल भी तो शामिल थे, विदेशी सैनिक भी तो उन्होंने शामिल किया था। तो ये चीज़ आप बोलिए कि परिस्थितियों के अनुसार उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया वो उस परिवेश में सर्वथा उचित दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ एक प्रश्न, प्रातिनिधिक प्रश्न है, सैंपल क्वेश्चन है। ऐसे और भी प्रश्न हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, तटस्थता रखनी है, और ये भी जाहिर करना है कि मैं चिंतन के स्तर पे भी समझौता नहीं करती, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग के उदाहरण के रूप में आया था। तो ये एक थोड़ा सा कौशल की मांग करता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी सब अच्छा है। आपकी जानकारी का दायरा काफ़ी विविध है, लगभग सभी चीज़ों पे आपकी जानकारी है। लगता है आपसे बातचीत करने की कि आप एक अनुभवी शिक्षिका है, अध्यापिका है, और आपने गंभीरता से अध्ययन किया है, तो एक अच्छी अध्यापिका भी है। ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, इसलिए आपका अंक, मुझे शुरू से लग रहा था कि आपके अंक अच्छे आने चाहिए अगर आपने इंटरव्यू दिया होगा तो उसको और सुधारना है। तो मुझे लगता है इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा तो सुधर जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।